नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं योगी डॉक्टर जमाल दिल्ली से इस वेबिनार से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब आप लोगों की इजाजत से मैं इस वेबिनार का आगाज करने जा रहा हूं। और इसके पहले कि मैं अपने मेन टॉपिक पे आऊं, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी जगह पे सीधे बैठ जाए। कमर, पीठ, गर्दन और सिर तीनों एक लाइन में होना चाहिए। और हम सब मिलकर के 5 बार डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे। दीर्घ श्वास प्रश्वास की क्रिया, लंबी गहरी सांसें लेंगे और लंबी गहरी सांसें बाहर निकालेंगे। कुछ इस तरह से ध्यान से देखें और इसे फॉलो करें। आंखें बंद और अपने माइंड को अपनी सांसों के साथ जोड़ लें। And now rub your both palms against each other 4 to 5 times and give a nice massage to the facial muscles and gently open your eyes. मुझे उम्मीद है कि अब हमारा चंचल मन कुछ शांत हो चुका है और एक शांति के वातावरण में, शांति के माहौल में हम संपूर्ण स्वास्थ्य या ऑप्टिमल हेल्थ के विषय पे जो भी बातें होंगी उन्हें सुन पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आरंभ करता हूं ईश्वर के नाम से जो बड़ा दयावान और कृपा करने वाला है। In the name of Allah, the most beneficent and merciful. दोस्तों, आज के वेबिनार का टॉपिक है, विषय है What is optimal health and how can we achieve it through yoga? संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है और हम योग के माध्यम से उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया हैरान और परेशान है और हमारा देश, हमारा मुल्क भारत, हिंदुस्तान भी इससे जूझता आ रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए कोरोना और उससे जुड़ी दूसरी परेशानियों को अलग भी हटा दें और देखें कि हमारी जिंदगी में स्वास्थ्य का क्या स्थान है और
हर घर, हर परिवार पे नजर डालें तो पाएंगे कि कोई ना कोई डिजीज, कोई ना कोई बीमारी हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। और उन बीमारियों में सरे फहरिस्त सबसे ऊपर जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक डिजीजेस के अंतर्गत आती हैं। मनोशारीरिक रोग, जो कि मन से शुरू होकर के जिस्म तक पहुंचता है, शरीर तक पहुंचता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, आस्थमा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, माइग्रेन, डायबिटीज ऑफ कोर्स, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत कॉमन हो चुकी हैं और हर उम्र के लोगों को और उनकी जिंदगी को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। और हमारी बदनसीबी ये है कि हमने उन्हें अपनी किस्मत का हिस्सा मान करके कबूल कर लिया है और एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खा करके अपनी रोजमर्रा के कामों में ऐसे उलझ गए हैं कि हमें उसको दूर करने का या परमानेंटली खुद से अलग करने का ख्याल तक नहीं आता। यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो जानकारी की कमी कि ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिनको हम अपने लाइफ स्टाइल में कुछ जरूरी तब्दीली ला करके खुद से हमेशा के लिए जुदा कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और कुछ योगिक प्रैक्टिसेस को अपना करके हम और भी बेहतर सेहत को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, योग अकेले अपने आप में बहुत कुछ नहीं कर सकता। योग के साथ दो और शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। योग प्लस आहार प्लस व्यवहार, मीन्स योगा प्लस डाइट, आहार प्लस व्यवहार, लाइफस्टाइल। तो अभी हमने चर्चा की इस बात पे कि हालात कितने खराब हैं सेहत के मामले में, और जानकारी की कमी की वजह से या फिर अपनी रासिखुल एतकादी या फिर ब्लॉक माइंडेडनेस की वजह से हम नई चीजों को एक्सेप्ट करने से, अपनाने से भी डरते हैं और घबराते हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने इसी बात को कुछ इस तरह से बयान किया था। आईने नौ से डरना, तर्जे कुहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है हर फर्द के जिंदगी की। तो जो नई रोशनी, जो नई जानकारियां हमारे सामने आए, हम उन्हें फराख दिली से कबूल करें, एक्सेप्ट करें, उसे अपनाएं और अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना लें। ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को ऐसी कुव्वत दे करके भेजा है और हमारे सिस्टम को इतना पावरफुल बनाया है कि हम अपने बॉडी को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, योगिक प्रैक्टिसेस को अपनी जिंदगी में शामिल करके सुपर ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अपने ब्रेन को सुपर ब्रेन, अपने हार्ट को सुपर हार्ट, और अपने किडनीज और पैंक्रियाज को भी सुपर ह्यूमन किडनीज एंड पैंक्रियाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब मैं अपने मेन टॉपिक की तरफ आता हूं। व्हाट एग्जैक्टली ऑप्टिमल हेल्थ इज? संपूर्ण स्वास्थ्य है क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर वह व्यक्ति संपूर्ण स्वास्थ्य का स्वामी कहलाने का हकदार है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से
सामाजिक रूप से और वातावरणीय रूप से स्वस्थ है। मीन्स कि मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल और एनवायरमेंटल। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इन 5 लेवल्स पे अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा उतरता है तो उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार हेल्दी माना जा सकता है। और ऐसे में जब हम इस तनाजुर में खुद को देखते हैं और इस दुनिया को देखते हैं तो बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोगों के मिलते हैं जो एक्चुअल ऑप्टिमल हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। अब प्रश्न ये है कि क्या ये अचीवेबल है, क्या इससे एक आम आदमी हासिल कर सकता है? तो आंसर है यस, वी कैन अचीव इट। बस अपने नजरिए में थोड़ी सी तब्दीली ला करके, अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली ला करके, और सबसे पहले कि हमारी नजर में हेल्थ का कोई इंपॉर्टेंस हो और प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे हेल्थ का कोई स्थान हो। मैंने ऑप्टिमल हेल्थ की प्राप्ति के उद्देश्य से 5 Ds फॉर्मूला को प्रतिपादित किया है और मैं पिछले कई सालों से इस फार्मूले को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और आज मुझे ये शुभ अवसर मिला है कि मैं ये जबरदस्त फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करूं। मुझे यकीन है कि अगर अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटे रोज आप निकाल पाए और इन 5 Ds फॉर्मूला को अपने लाइफ में सम्मिलित कर लिया, शामिल कर लिया, तो यकीनी तौर पे आने वाले दिनों में आप ऑप्टिमल हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। और किसी भी वजह से आपके जिस्म में किसी भी तरह की बीमारी आ गई हो, डिजीज आ गया हो, तो धीरे धीरे आप उनसे भी आजादी हासिल कर सकते हैं। 5 Ds में से फर्स्ट D स्टैंड्स फॉर डीप ब्रीदिंग। दोस्तों, जिस तरह से हमारे जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है तो डॉक्टर्स कहते हैं आप माल न्यूट्रिशन के शिकार हो, ये वाला विटामिन ले लो, वो वाला मिनरल ले लो, यानी टैबलेट टैबलेट टैबलेट, या फिर खान पान के माध्यम से उन्हें अपने बॉडी के अंदर लेकर जाओ। आज तक कभी किसी डॉक्टर ने शायद ही किसी से कहा होगा कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन की जितनी मात्रा होनी चाहिए वह नहीं है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर बीमारियां पनप रही हैं, आपके जिस्म को जंग लगता जा रहा है। डीप ब्रीदिंग के माध्यम से हम अपने जिस्म के एक एक ऑर्गन को, एक एक सेल को समुचित मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। यहाँ पे सांस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ऐसा कहा भी जाता है कि ब्रेथ इज लाइफ। लेकिन सांस कैसे लें, कैसे अंदर ले, कैसे बाहर निकाले, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पूरी दुनिया की 80 to 90% लोगों को यही नहीं पता है कि सांस कैसे लिया जाए और कैसे बाहर निकाला जाए। जब हम सांस अंदर लें तो हमारा पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, इस बात को इंश्योर करना है। और 2, 4, 8, 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद ये मुमकिन भी है, ये संभव है कि जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर आए, सांस जब बाहर निकाले तो हमारा पेट अंदर जाए। सिर्फ इसके उल्टे मूवमेंट की वजह से आप यकीन जाने
कि हमारे जिस्म में और जहन में न जाने कितनी तरह की बीमारियां घर बना लेती हैं। दूसरी बात, यहां पे भी मैं हवाला दूंगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि WHO के अनुसार इस संसार की 80 to 90% पॉपुलेशन अपने लंग्स का 30 to 40% हिस्सा ही अपनी पूरी जिंदगी में इस्तेमाल कर पाते हैं और 40 to 60% हिस्सा लंग्स का अनयूज्ड रह जाता है। उसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी होती है और जो जिस तरह से हमारे ब्रेन को और अदर वाइटल ऑर्गन्स को या फिर ग्लैंड्स को रोल निभाना चाहिए, फंक्शन करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। तो आज से ये अहद करें, ये प्रण लें कि हम डीप ब्रीदिंग या फिर सांस को अच्छे ढंग से लेना सीखेंगे। डीप ब्रीदिंग के लिए जैसे कि मैंने इस सेशन के आरंभ में 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करवाया था। लेग्स की पोजीशन चाहे जो भी हो, आप चेयर पे बैठे हो, आप बेड पे बैठे हो, सोफा पे बैठे हो, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन कमर, पीठ, गर्दन और हेड, सर, तीनों एक लाइन में होना बहुत जरूरी है। और जब आप सांस अंदर लें तो आपका छाती बाहर की तरफ आए, पेट बाहर की तरफ आए और कंधे पीछे की तरफ जाए और फिर धीमी गति से सांस को बाहर निकाल दें। 10 टाइम्स इस प्रैक्टिस को करें, फिर 10 to 20 सेकेंड्स का रेस्ट लें, फिर 10 टाइम्स इस प्रैक्टिस को करें, फिर 10 to 20 सेकेंड्स का रेस्ट लें, फिर 10 टाइम्स इस प्रैक्टिस को करें और 10 to 20 सेकेंड्स का रेस्ट लें। ध्यान रहे कि जब हम डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने माइंड को अपनी सांसों के साथ जोड़ने की कोशिश करें और ये एनालाइज करने की कोशिश करें, इस बात का तज्जिया करें कि आपकी सांस कितनी लंबी है, कितनी गहरी है, सांसों की रफ्तार क्या है, सांसों की आवाज क्या है। और जब आप अपने माइंड को एक टास्क दे देते हैं तो ये दूसरे टास्क को भूल जाता है और आप थोड़ी देर के लिए ही सही अपने पास्ट और फ्यूचर से अलग हो जाते हैं। आपका माइंड ऑलमोस्ट ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक माइंड होने का अर्थ है, उसका मीनिंग है कि यू आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम सोल, विद द यूनिवर्स, और वहां से आपके जिस्म के अंदर कायनाती कुव्वत, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या यूनिवर्सल एनर्जीज एब्जॉर्ब करने लग जाती हैं। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आपका मन शांत हो जाता है, पुरसुकून हो जाता है, स्थिरता आती है, एकाग्रता में वृद्धि होती है एंड अबव द ऑल आपके बॉडी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑक्सीजन का जाता है। क्योंकि जब हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, उथले उथले सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो कोई आधा लीटर हवा हमारे लंग्स में जाता है, लेकिन जब आप एक बार डीप ब्रीदिंग करते हैं तो कोई 4.5 से 5 लीटर हवा हमारे लंग्स में पहुंचता है। और लंग्स का मैक्सिमम एरिया ऊपर का भी, नीचे का भी, बीच का भी एक्टिवेट और स्टिमुलेट होता है और वहां से ब्लड उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ग्रहण करके, एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स तक पहुंचता है। तो डीप ब्रीदिंग की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ऑप्टिमल हेल्थ की प्राप्ति के सिलसिले में जो फर्स्ट पॉइंट है वह है डीप ब्रीदिंग, जिसके विषय में मैंने अभी बहुत संक्षेप में चर्चा की, क्योंकि एक एक डी पे मैं 1-1 घंटे और 2-2 घंटे का लेक्चर दे सकता हूं।
लेकिन यहाँ पे समय की पाबंदी है, इसलिए बड़े संक्षेप में मैं उन बातों को बता रहा हूं। डीप ब्रीदिंग के बाद जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्राणायामास, मीन्स कि साइंटिफिकली डेवलप्ड ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो हजारों सालों से बहुत सारे ऋषि मुनियों के द्वारा आज हम तक पहुंचा है। वो भी सांस ही है, परंतु सांस को अलग अलग तरीकों से लेना और बाहर निकालना सिखाया गया है। प्राणायाम अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। प्राण का मीनिंग होता है हमारी सांसें, और स्पिरिचुअल अर्थ है इसका लाइफ फोर्स, वाइटल एनर्जी। और आयाम के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग है टू हैव कंट्रोल ओवर दैट, उसके ऊपर काबू पाना, और दूसरा टू गिव सर्टेन डायरेक्शन टू दैट, कि उसको एक निश्चित दिशा देना। तो प्राणायाम के माध्यम से हम अपनी सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपनी सांसों को एक निश्चित दिशा दे सकते हैं। तो ज्यादा गहराई में ना जाते हुए मैं इस विषय पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, मीनिंग कि जिस गति से, जिस स्पीड से हमारी सांसें चलती हैं, उसी स्पीड से हमारा माइंड चलता है। तो अगर हम अपने सांसों पे काबू पा लें तो हम अपने चंचल मन पे भी काबू पा सकते हैं। अगर इन सारे विषयों के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप, आज बड़ी खुशी का दिन है कि मैं अपना एक YouTube चैनल भी लॉन्च कर रहा हूं। तो उस चैनल पे, जिसका नाम है योगा फॉर ऑप्टिमल हेल्थ, आप जा करके चेक कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, जो एक एक टॉपिक पे मैंने बड़े विस्तार से उसमें चर्चा की है, बात की है, और वहां से सीख करके अपनी जिंदगी में उसको जोड़ सकते हैं, अपनी जिंदगी में उसको समाहित कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं सेकंड डी के ऊपर में बात करना चाहता हूं। सेकंड डी स्टैंड्स फॉर डीप स्ट्रेच। स्ट्रेच का मीनिंग है खिंचाव। आप लोगों ने बच्चों को अगर देखा हो, 6 महीने, 9 महीने, साल, 1.5 साल के बच्चों को, जब वो सो करके जगते हैं तो बड़ी तगड़ी अंगड़ाई लेते हैं और अलग अलग तरीके से वो अपनी बॉडी को खिंचाव देते हैं और फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। आपने अलग अलग एनिमल्स को भी देखा होगा, डॉग्स, कैट्स एंड अदर एनिमल्स, कि वो भी अपनी अपनी तरह से स्ट्रेच लेते हैं एक इंसान को छोड़ करके, क्योंकि एक तो उन्हें पता नहीं है कि साइंटिफिकली स्ट्रेच लिया कैसे जाए, और दूसरा उनकी जिंदगी में उतना समय भी नहीं है। तो बस वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल, सुबह से शाम, शाम से सुबह, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, दुकान से घर, घर से दुकान, ऐसे ही जिंदगी गुजरती चली जाती है। स्ट्रेच का बड़ा वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये बात ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है कि हमारे माइंड में हर रोज हजारों तरह के ख्यालात आते और जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार कोई 72,000 थॉट्स हर रोज हमारे माइंड से आकर के गुजर जाते हैं, और उनमें से कोई 95% थॉट्स हमें खुशी देने वाले नहीं होते, वो स्ट्रेसफुल निगेटिव थॉट्स होते हैं। और हमें आज तक ये भी नहीं पता कि जो हमारा शरीर है वो कागज के कोरे पन्ने, पेज के समान है, और जो थॉट्स है वो बॉल पेन है। आपके मन में जो भी विचार आते हैं उसकी लिखावट आपके जिस्म के ऊपर होती जाती है, और कुछ लिखावटें तो जेनेटिक, हमारे बाप दादाओं से भी आते हैं, हमारे ऊपर जेनेटिकली ट्रांसफर होकर के। अब जब आप
वो लिखावटें हमारे जिस्म को स्टिफ बनाने का काम करती हैं, हार्ड बनाने का काम करती हैं। और जो भी एरियाज हमारी बॉडी के हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे ढंग से नहीं हो पाता। वहां पे ब्लड के साथ न्यूट्रिएंट्स मुनासिब मिकदार में, मात्रा में नहीं पहुंच पाते। वहां पे मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाता और वाइटल एनर्जी, वाइटल फोर्स की भी रीच नहीं होती है। इस वजह से वो पर्टिकुलर एरिया बीमार हो जाता है। हमारे जिस्म की अलग अलग तरह की दर्दें इसी का जीता जागता सबूत है। अगर हम डीप स्ट्रेच के माध्यम से अपनी बॉडी को हर रोज बढ़िया स्ट्रेस दे दिया करें, तो इससे होने वाले बेनिफिट्स को जान करके आप लोग हैरान रह जाने वाले हैं। कि डीप स्ट्रेस से सबसे पहले कि आपके बॉडी की लिथार्जीनेस, हेवीनेस, फटीगनेस दूर हो जाती है। आप लाइट फील करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, एनर्जाइज्ड फील करते हैं। आपके मसल्स की टोनिंग होती है। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे ढंग से पूरे जिस्म में हो पाता है। आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी में इजाफा होता है। जैसे कि मैंने पहले इस बात की चर्चा की थी, पहले इस बात को बताया था कि फ्लेक्सिबिलिटी इज हेल्थ, स्टिफनेस इज डिजीज। आपका इम्यून सिस्टम अपग्रेड होता है। आपके बॉडी के अंदर के जितने भी वाइटल ऑर्गेनल्स हैं, उन्हें भी बढ़िया मसाज की प्राप्ति होती है और उनके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होता है। अनसीन natural treatment of each and every cells of the body इस अभ्यास के करने से, डीप स्ट्रेचेस के कारण से होता है। तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें डीप स्ट्रेचेस के कुछ एग्जांपल्स या फिर नॉर्मल स्ट्रेचेस के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अभी मैं 2-4 प्रैक्टिसेस करके बताऊंगा कि किस तरह से ये स्ट्रेचेस हमारी जिंदगी को रोशनी से भर सकते हैं और हमारे नोकिया 800 जो शरीर को हमने बना के रखा है, जबकि ये एप्पल फोन का लेटेस्ट वर्जन हम बना सकते हैं, उससे महरूम है। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वो पावर है कि इसको हम जितना चाहे अपग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस करके बताने जा रहा हूं जिसका नाम है सरल व्याघ्र आसना या सिंपल टाइगर पोस्चर। सांस अंदर लेते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएं, जितना ऊपर उठा सकते हैं, फेस को ऊपर उठाएं और देखें कि हमारी बैकबोन किस तरह से कंप्रेस हो रही है, लोअर एब्डोमिनल रीजन स्ट्रेच हो रहा है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में स्ट्रेच आ रही है। इसी प्रकार से हम लेफ्ट लेग से इस स्ट्रेच को करेंगे और माइंड को बॉडी के साथ जोड़ करके रखेंगे। 3-3 राउंड इस प्रैक्टिस के हमें करने चाहिए। अब एक जबरदस्त स्ट्रेच, जो आसन, जो पोस्चर मैं कर रहा हूं, इस आसन को पर्वत आसन, माउंटेन पोज या डाउनवर्ड फेसिंग पोज कहा जाता है। हील्स भी नीचे जमीन से लगा करके, और अब यहां से डायरेक्ट अपने लेग्स को या नीज को बिना जमीन से, मैट से टच किए कोबरा पोस्चर में, और फिर वापस माउंटेन पोज। फिर थोड़ी देर रेस्ट। इसके 8 से 10 राउंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वार्न करना चाहता हूं, ये मैं एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के तौर पे बता रहा हूं। इससे डायरेक्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे आपके कोई इंजरी हो सकती है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही आपने इन पोस्चर्स तक पहुंचना है। और अगर आप लोगों को इस लेवल तक पहुंचना है तो इस वेबिनार के बाद कभी भी
मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको इस लेवल तक पहुंचने में मदद कर सकता हूं। एक पोस्चर, बड़ा प्यारा पोस्चर है जिसका नाम है पिजन पोस्चर, और ये भी यहां से शुरुआत होती है माउंटेन से। फिर हम अपने लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में कुछ इस प्रकार से लेकर के आते हैं, पीछे का लेग जमीन पे मैट पे होता है। अब सांस अंदर लेते हुए हमने अपने राइट हैंड को ऊपर इस प्रकार से, और फिर बाहर, सांस बाहर निकालते हुए। अब लेफ्ट हैंड, सांस अंदर, सांस बाहर। अब देखेंगे कि जब हम राइट हैंड लिफ्ट कर रहे थे, इस एरिया में खिंचाव आता है, स्ट्रेच आता है। लेफ्ट हैंड उठाए, इस एरिया में खिंचाव आता है। आप लोगों को पता है कि हमारे किडनीज कहाँ पे होते हैं, लीवर्स। कभी गारंटीड इस तरह की स्ट्रेचेस देने के बाद आपको लीवर से रिलेटेड, पैंक्रियास से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड समस्याएं हो ही नहीं सकती, और अगर है तो उनका निराकरण बहुत जल्द हो सकता है। अब दोनों हाथों को एक साथ लिफ्ट करते हुए वापस सांस बाहर निकालते हुए हम देखेंगे यहाँ पे हमारे कूल्हे, और फिर यहां से वापस माउंटेन, और सेम वे इसी प्रैक्टिस को दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं। और भी बड़े इंटरेस्टिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आपके शरीर को कपड़े की तरह से निचोड़ देने का काम करते हैं। जब कपड़े गंदे हो जाते हैं उन्हें हमें घिसना पड़ता है, सिर्फ पानी में डुबो करके बाहर निकाल देने से गंदगी नहीं जाती। स्पेशली जो कॉलर एरिया है और काफ्स है, वहां पे उसको डिटर्जेंट के साथ रगड़ना पड़ता है। हमें भी अपने शरीर के अंदर की मैली कुचैली दुनिया को बाहर निकालना है, सारी गंदगी को बाहर निकालना है, सारे डेटास को बाहर निकालना है। तो इस तरह के स्ट्रेचेस हमें करने ही होंगे। फिर से माउंटेन, और अब इस पोजीशन में आ गए। सांस अंदर, पूरी बॉडी को ट्विस्ट दे कुछ इस प्रकार से, और फिर वापस फिर से एक बार माउंटेन, और अब दूसरी तरफ से पूरी बॉडी को निचोड़ दें। और फिर एक बहुत प्यारा पोस्चर, बालक आसन, चाइल्ड पोज में थोड़ी देर रेस्ट करके आराम से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में या वज्रासन में बैठ सकते हैं। 10 से 15 सेकेंड रेस्ट करना होगा विद डीप ब्रीदिंग। और इतने अभ्यास करने के बाद ऐसा महसूस करेंगे आप कि आपकी बॉडी हवा में तैर रही है। इतना लाइट, इतना फ्रेश, इतना एनर्जाइज्ड, आनंद की स्थिति, अंदर से फूटने वाली खुशी, अंदर से फूटने वाली मसरत और शादमानी को आप महसूस कर सकते हैं। और इन प्रैक्टिसेस के करने से आप अपने एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर सकते हैं, असमय बूढ़े होने की प्रक्रिया को भी विराम लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं जो भी बातें कर रहा हूं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 20-25 सालों में जो परिवर्तन मेरे खुद के अंदर आया है उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं। और लाखों लोग जो मुझसे जुड़े योग के हवाले से, उनकी जिंदगियों में जो चेंजेस आए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, उनके बेसिस पे कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं अपने दूसरे सेकंड डी के चैप्टर को क्लोज करता हूं और आता हूं अब थर्ड डी के ऊपर, जिसका नाम है डीप मेडिटेशन, गहरा ध्यान। दोस्तों, ध्यान क्या है?
मेडिटेशन क्या है? माइंडफुलनेस की स्थिति को, थॉटलेसनेस की स्थिति को, खाली उस जहने की हालत को मेडिटेशन कहते हैं। और मैंने देखा कि हर धर्म में मेडिटेशन का कोई ना कोई तरीका जरूर मौजूद है। अगर इस्लाम मजहब की बात करूं तो आप लोगों ने मुराकिबा लफ्ज सुना होगा, जो हमारे सूफी मंश बुजुर्ग किया करते थे। वो घंटों घंटों एक आंखें बंद करके एक खास दुनिया में पहुंच जाते थे और वहां पे बैठे बैठे उनसे आप पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन ले सकते थे। उनकी फार साइटेडनेस इतनी बढ़ जाती थी। तो मेडिटेशन वह डिटर्जेंट है जो हमारे माइंड एंड बॉडी की हर गंदगी को, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस की वजह से पैदा हो जाने वाली गंदगी हो, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से पैदा हो जाने वाली गंदगी हो, चाहे वो खाने पीने की चीजों के जरिए से हमारे जिस्म में पहुंच जाने वाली गंदगी हो, चाहे वो एक्सेसिव दवा मेडिटेशन के यूज की वजह से हमारे जिस्म के अंदर पहुंच जाने वाली गंदगी हो, या जहन की गंदगी, उन सारी आलाइशों से, गंदगियों से पाक कर देता है और हमारे अंदर की दुनिया से हमें रूशनास करवाता है, परिचित करवाता है। दोस्तों, ये जो आप दुनिया देख रहे हो ना, इससे हजारों गुना बड़ी दुनिया हमारे खुद के अंदर मौजूद है। इस दुनिया की जो रंगीनियां है, जो खूबसूरती है, इससे हजारों गुना ज्यादा खूबसूरत दुनिया हमारे अंदर की दुनिया है। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि ना तो हमें इसके मुताल्लिक कुछ पता है और ना ही हम जानबूझ करके इन झमेलों में पड़ना चाहते हैं। इस वजह से चाहे किसी की एज अभी 40 हो, 20 हो, 60 हो, खुद से ही परिचित ना हो पाए, खुद से हमारा परिचय नहीं हो पाया है। हम अपनी एक सांस को भी अभी तक अपनी आंखों से, मन की आंखों से देख नहीं पाए हैं। जिंदा लाश की तरह से बस चलते फिरते और फिर एक दिन असली लाश बन करके इस दुनिया से गुजर जाने वाले हैं। तो मेडिटेशन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने एक सेंटेंस में मेडिटेशन के विषय में बताया कि वह क्या है। माइंडफुलनेस की हालत है, खाली जहनी की हालत है, थॉटलेसनेस की हालत है। अब उसे प्राप्त कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। और मैं हाजिर हुआ हूं आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो जिन लोगों को मेडिटेशन करना हो या मुराकबा करना हो, तो उन्हें ऐसी जगह का तायुन करना चाहिए, ऐसी जगह को सिलेक्ट करना चाहिए कि जहां पे खामोशी हो, कि जहां पे बहुत ज्यादा रोशनी ना हो। हमारी आंखें बंद होंगी, शोर नहीं होगा, तो हमारे मन को डेविएट करने वाले कारक नहीं होंगे। हमें अपनी मुंह को भी बंद रखना है उस दौरानिये में। और फिर से बता दूं कि लेग्स की कोई कंडीशन नहीं है। लेग्स हम सीधा भी रख सकते हैं और सोफे पे बैठ सकते हैं, इसी चेयर पे बैठ सकते हैं, लेकिन कमर, पीठ, गर्दन और सर तीनों एक लाइन में होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट कि आप बैठ गए, अब अपनी पूरी बॉडी को टाइट ना करें, ऐसे नो, आप सीधे भी हो और लूज भी हो, कंफर्टेबल पोजीशन। और कुछ लोगों की बॉडी इतनी सीधी नहीं है, वो ऐसे ही है, उनका बैक ऐसे हो गया है और इनका शोल्डर ऐसे हो गया है, तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपने नेचुरल पोज में बैठ सकते हैं और फिर स्ट्रेचेस के माध्यम से अपने पोस्चर को भी सुधार सकते हैं कमिंग डेज में। तो ऐसे बैठ गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये पोस्चर, ये वाला पोस्चर, जिनके पीठ बाहर निकल जाते हैं, कंधे आगे आ जाते हैं, आप यकीन जाने साइंस के मुताबिक, मेडिकल साइंस के अनुसार मैं बात कर रहा हूं कि वो
आस्थमा और हार्ट डिजीज के हाईएस्ट रिस्क जोन में है। उन्हें कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, उन्हें कभी भी दमा की बीमारी लग सकती है। हमारा सीना ऐसे होना चाहिए, हमारे शोल्डर्स ऐसे होने चाहिए। तो वो तो आसन के माध्यम से, पोस्चर्स के माध्यम से हम प्राप्त कर ही लेंगे। अभी मेडिटेशन की बात। तो ऐसे बैठ गए, आंखें बंद कर ली और अपने हाथों को, उंगलियों को फंसा करके ऐसे गोद में भी रख सकते हैं। और अब 5 से 10 बार पहले डीप ब्रीदिंग करी, अपने मन को शांत करने के लिए, बाहर के विचारों से थोड़ा सा अपने आप को अलग करने के लिए। और उसके बाद अपने नेचुरल सांस पे आ जाए, कुदरती सांस पे। सांस जैसे आ रही है आने दे, सांस जैसे जा रही है जाने दे। सिर्फ उन्हें मॉनिटर करें। 5 सेकंड में अगर सांस अंदर गया है तो उसको देखें जाते हुए अंदर। अगर 5 सेकंड में सांस बाहर आया है तो उन्हें बाहर आता हुआ देखें। गहराई के साथ सांस के साथ जुड़ जाए। सांस के साथ जुड़ना गोया अल्लाह के साथ प्लग इन होना, जैसे सुप्रीम सोल के साथ प्लग इन होना। और जैसे जैसे आप सांस के साथ जुड़ते जाएंगे, आपका माइंड खाली होता जाएगा, खाली उस जहनी की हालत में पहुंचेंगे, माइंडफुलनेस की स्थिति में पहुंचेंगे। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये भी मैं बताता चलूं। मन बड़ा शरारती, चंचल बंदर की तरह, घोड़े की तरह होता है, सरकश घोड़े की तरह। ये इतनी जल्दी आपके या हमारे संभाले में नहीं आता। आपकी ड्यूटी है कि आप स्टैचू की तरह से, मूर्ति की तरह से सिर्फ बैठना सीख जाए। आप बैठना शुरू करें। मन अगर इधर उधर भटक रहा है, जा रहा है, जाने दे। जैसे ही ख्याल आए, ओ मेरा मन तो वहां चला गया, मन को पकड़े, फिर से अपनी सांसों के साथ जोड़ दे। फिर वो मन उधर गया, फिर से पकड़े, सांसों के साथ जोड़ दे। और आप पाएंगे कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बाद ठीक वैसे ही कि जैसे एक घुड़सवार को शुरुआती दिनों में घोड़ा खूब पटकता है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके ताबे हो जाता है और वो हुक्म के मुताबिक उसके चलना शुरू कर देता है। तो 5 से 6 महीने, साल भर होते होते मन आपका वफादार मुलाजिम बन जाएगा और अपने इच्छा के अनुसार आप मन को कंट्रोल कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। हमारे डीप माइंड में जो पुरानी जख्म देने वाली तल्ख यादें बैठी हुई हैं, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। हमारे जिस्म के एक एक सेल पे जो लिखावट है, हमारे हर दुख की, हर परेशानी की, स्ट्रेस की, टेंशन की, एंजाइटी की, या फिर जो हमारे आबा और अजदाद से जीन्स के माध्यम से हमारे शरीर में ट्रांसफर हुआ है, हम उन सारी आलाइशों से आजाद हो सकते हैं। और जब ऐसा होगा तो सोचे क्या होगा कि हम अंदर से सुकून की हालत में आ जाएंगे। हमारे चेहरे पे मुसरत और शादमानी की बारिश होने लगेगी। हमारा मन शांत, स्थिर और एकाग्र हो जाएगा और हम वर्ल्डली चीजों के मोहताज नहीं रह जाएंगे खुश होने के लिए। और ये खुशी बड़ी टेम्पररी होती है और ये जो खुशी यहां से मिलने वाली है वो परमानेंट नेचर की होगी। हमारा शौक है, हमारी ख्वाहिश है कि हम एक मर्सिडीज बेंज खरीदें। वह दिन आ गया, आज हम बहुत खुश हैं। शोरूम गए, वहां से मर्सिडीज बेंज ला करके अपने दरवाजे पे खड़ी कर दी। 1 महीने के बाद सोच के देखे, क्या वही खुशी होती है? तब हमारी निगाह उससे ऊपर के ब्रांड पे जा चुकी होती है। फिर उसके बाद हमें BMW भी चाहिए होता है, रोल्स रॉयस भी चाहिए होता है, बेंटली भी चाहिए होता है, फेरारी भी चाहिए होता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। तो इटर्नल ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी की प्राप्ति के लिए रोज गहरा ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन के चैप्टर को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं और अब अपने 4th D की तरफ आगे बढ़ता हूं। दोस्तों, 4th D stands for
डीप स्लीप, गहरी नींद 6 से 8 घंटे की रोजाना, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच। हम दिन में अगर 8 घंटे की नींद ले लें तो क्वालिटी वाइज वह बहुत ही घटिया दर्जे की होगी रात के 10 बजे और सुबह के 6 बजे के बीच के एक 8 घंटे की नींद के मुकाबले में। आज हम अपने काम के पीछे या फिर अपनी आदतों के पीछे अपनी नींद की कुर्बानी बहुत बड़ी मात्रा में देते आ रहे हैं। सोशल मीडिया ने हमारी नींद को अपनी आगोश में छुपा लिया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और न जाने क्या क्या चीजें, रात के 2 बज जाते, 3 बज जाते सोते सोते, और अर्ली इन द मॉर्निंग किसी को ऑफिस जाना है, किसी को दुकान जाना है, किसी को कहीं जाना, किसी को कहीं जाना, और हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। नींद की कमी की वजह से एक्सपर्ट्स के अनुसार हमारे जिस्म में बहुत बड़ी मात्रा में बीमारियां घर बनाने लग जाती हैं। जब हम अपने काम से थके हारे घर वापस लौटते हैं, हमारे जिस्म से आवाज आती है नींद नींद नींद, लेट जा, सो जा, और दूसरी तरफ हमारी ये मसरूफियात हमें सोने से रोकती हैं। दोस्तों, जब हम नींद में, गहरी नींद में होते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक सर्जरी का अमल होता है। दिन भर में जितने भी स्ट्रेसफुल वातावरण में हम रह करके आए हैं, माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, बॉडी एग्जॉस्ट हो चुका है, अंदर में एक सर्जन उतरता है और वो आपके हर टूटे फूटे सेल को रिपेयर करता है, वियर एंड टियर की स्थिति को ठीक करता है, और कायनाती कुव्वत 2 ही टाइम सबसे ज्यादा हमारा शरीर, हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करता है, एक सोते समय और दूसरा मेडिटेशन करते समय। मेडिटेशन करते समय सोने के मुकाबले हजारों गुना बेहतर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी हमारे बॉडी की बढ़ जाती है। इसलिए आधे घंटे का मेडिटेशन लगभग 6 घंटे के मुकम्मल नींद के बराबर होता है। तो सोना बहुत जरूरी है, और जब वो अमल पूरा हो जाता है, जब हम सुबह जगते हैं तो हमारी बॉडी लाइट होती है। अगर गहरी नींद सो करके जगे हैं तो फ्रेश होती है, एनर्जाइज्ड होती है, और हम अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं अपने आप को 8 से 10 घंटे या 12 घंटे काम में झोंक देने के लिए। तो इंश्योर करें कि 8 से 10 घंटे की नींद, अगर ऑप्टिमल हेल्थ की तरफ आगे बढ़ना है तो रोज लेना शुरू करें, रात के 10 से सुबह के 6 बजे तक के बीच। और अब 5th डी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये योग से बाहर के 2 पॉइंट्स हैं जो कि आहार और व्यवहार के दायरे में आते हैं। मैंने पहले शुरू में बताया था कि योगा प्लस आहार प्लस व्यवहार। तो व्यवहार की बात की हमने नींद के सिलसिले में, और अब आहार की बात करेंगे। 5th D स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन्ड डाइटरी प्लान। इसको अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझा सकता हूं कि कंजम्पशन ऑफ, ध्यान से सुने, कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट इन लिमिटेड क्वांटिटीज एट प्रॉपर टाइम। यानी कि पोषक तत्वों का सेवन निश्चित मात्रा में निश्चित समय पर। खाने के संदर्भ में आप खुद से चंद सवालात करें, और जैसा आपका आंसर आएगा, जैसा आपका उत्तर आएगा, उसी के मुताबिक आपकी सेहत होगी। आप अभी चेक करके देख सकते हैं, मैं खाना क्यों खाता हूं। अगर जवाब आता है कि मैं जिंदा रहने के लिए खाता हूं, आप हेल्दी होंगे। मैं उतना ही खाता हूं
कि जितने से मैं अपने काम को अच्छे से अंजाम दे सकूं, आप हेल्दी होंगे। मैं खाना खाने के लिए जिंदा हूं, ये अगर आंसर आता है, आप बीमार होंगे। दूसरा क्वेश्चन, हमें क्या खाना चाहिए? खाने की तो बेशुमार चीजें, हमें क्या खाना चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति के अंदर 3 नेचर में से कोई ना कोई एक नेचर होता है, उसको प्रवृत्ति कहा गया है आयुर्वेद के अनुसार। पहला कफ प्रवृत्ति, दूसरा पित्त प्रवृत्ति और तीसरा वात प्रवृत्ति। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रवृत्ति अग्रवेटेड होता है, तो हमें ये चेक करना चाहिए। और इसका भी बड़ा आसान तरीका है। आपने कुछ जली भुनी चीजें खाई और आपके पेट में जलन होने लगा, आपके सीने में जलन होने लगा, आपके थ्रोट तक बर्निंग सेंसेशन पहुंचने लगा, आप पित्त प्रवृत्ति आपका अग्रवेटेड है। अब ऐसे भोजन को कि जो गर्म है, जिसमें ज्यादा तेल मिर्च मसाले वगैरह वगैरह या जो बाहर के खाने हैं, जंक फूड है, उसको अवॉइड करें। आप देखें, आप हेल्दी हो जाएंगे। और पित्त प्रवृत्ति के डोमिनेट होने की वजह से जो दूसरी बीमारियां आपके जिस्म को लगती जा रही हैं, उससे बच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कोई भी हल्के से भी एक्सपोज हो जाता है ठंड में, ठंडा पानी पी लेता है, कोई कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी, और उसे फौरन ही गले की प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, नेजल ट्रैक्ट ब्लॉक्ड हो जाते हैं, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, बिना खाए पिए बॉडी शरीर फैलने और फूलने लगता है, तो आप समझ लो कि आपका प्रवृत्ति कफ प्रवृत्ति है। अब ऐसी चीजों को अपने डाइट से बाहर निकाल दो, बाकी दूसरी चीजें खाओ। हेल्दी फूड की बात कर रहा हूं, जंक फूड की बात नहीं कर रहा, तो आप हेल्दी रहेंगे। ठीक वैसे ही वात प्रवृत्ति, गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, पेट के अंदर डकारें आ रही है और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है गैस की वजह से, यहां दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। तो हमें ऐसी चीजों को अवॉइड करना है जिससे गैस ज्यादा बनता है, जैसे कि आलू, जैसे कि चने की दाल, जैसे कि राजमा, जैसे कि फूल गोभी। तो इस तरह की चीजों को अगर हम अपने खाने से अवॉइड बाहर निकाल दें और दूसरी तरह के खानों को, हेल्दी डाइट को ले, तो हम सेहतमंद रह सकते हैं। तो हमें क्या खाना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अपने प्रवृत्ति के अनुसार अपने डाइट का सिलेक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से पूछना है, हमें कितना खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए के बाद कितना खाना चाहिए? जवाब आता है भर पेट खाना चाहिए, ठूस ठूस के खाना चाहिए। बीमार हो जाएंगे, कुछ भी कर ले, बीमारी हमारा मुकद्दर बनने वाली है। खाना कितना खाना चाहिए? जो आयुर्वेदिक और वैदिक तरीका है, योगिक तरीका है, कि हम अपने पेट, अगर ये पेट का साइज है, यहां से हाफ कर दे, इसमें खाना जाएगा आधे में, और ये जो आधा है, इसका आधा पानी के लिए और इसका आधा गैस के लिए। मीन्स कि हमें भर पेट कभी नहीं खाना। जब भी हम अपने मील से, डिनर से, लंच से उठे, तो हमें सैरी नहीं होनी चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए अरे यार हम थोड़ा और खा सकते थे, लेकिन हमने अपनी सेहत को बचाने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए ये काम किया है कि हमने ठूस के नहीं खाया है, भर पेट नहीं खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें खाना कब खाना चाहिए? जब दिल चाहा खा लिया, रात के 12 बजे, शाम के 4 बजे, दिन के 11 बजे, सुबह के 4 बजे? नहीं। अगर ऐसा है तो फिर सेहत ठीक रहने वाली है ही नहीं। सूरज के तुलू होने के साथ, सनराइज के साथ, हमारे पेट के अंदर, उसको पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस एंड एंजाइम्स बोलते हैं, वह रिलीज होना शुरू होता है
और बड़ी मात्रा में रिलीज कब तक होता है? दिन के 12 बजे तक, जब तक कि सूरज अपने आबोताब के साथ चमक रहा है। और जैसे जैसे सूरज का नुजूल होता है, गुरूब होता है, डिक्लाइनेशन होती है, वैसे वैसे वह अग्नि, उसको हिंदी में अग्नाश्य रस बोलते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस को, या अग्नि मांद पड़ती जाती है। तो आयुर्वेद के अनुसार, योग के अनुसार, हमें अपना नाश्ता बादशाहों की तरह करना चाहिए कि जिससे वह जो कुछ भी खा लोगे डाइजेस्ट हो जाएगा आसानी से। हमें अपना लंच और नाश्ता 8 से 9 बजे तक मिनिमम फारिग हो जाए। लंच 12 से 1 के बीच में, और लंच होना चाहिए जैसे नाश्ता बादशाहों की तरह, राजा महाराजाओं की तरह, लंच मंत्रियों की तरह, और डिनर सनसेट के साथ हो जाना चाहिए, संतरियों की तरह, चौकीदारों की तरह, यानी कि गरीबों की तरह। अगर ब्रेकफास्ट में इतना खाया, लंच में इतना खाना है, डिनर में इतना खाना है, लेकिन मामला यहां बिल्कुल उल्टा है। नाश्ता इतना, लंच इतना और डिनर इतना। क्यों? क्योंकि सारे काम निपटा करके आ गए हैं, पांव फैला के बैठ गए, अब पेट को पूरा भरेंगे, बिस्तर में जाकर के सो जाएंगे। और दोस्तों, एक सोने के कम से कम 2 से 3 घंटे पहले तक डिनर जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप खाना खाने के फौरन बाद बिस्तर में जाते हो तो आपको नींद नहीं आती, और इस बेचारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी तो रेस्ट की जरूरत है, उसे रेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता। और इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तो ऐसी की तैसी होती ही है, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए अनेक बीमारियां हमारे जिस्म को घेर लेती हैं, क्योंकि जो खाना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता वो अंदर में सड़ता है, उससे विषैले पदार्थ रिश्ते हैं, विषैले गैसेस रिश्ते हैं, और वो हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने में बड़ा मददगार साबित होते हैं। और लास्ट में, खाना कैसे खाना चाहिए। खाना खाने का भी एक तरीका है। हम टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, फाइट का सीन चला, ढिशुम, और वो लुकमा मुंह में डाला था पेट के अंदर, कोई रोने वाली सीन आ रही है, ट्रेजिडी सीन, अब वो खाने में आपने ट्रेजिडी को पेट में डाल दिया है। या फिर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं खाने के दौरान। नहीं दोस्तों, ये गलतियां हम करते आ रहे हैं, और उसका नतीजा भी हमारे सामने है कि समाज बुरी तरीके से बीमार हो चुका है। किसी घर में कोई भी फर्द आज मुकम्मल तौर पे सेहतमंद नहीं है, इन्हीं सारी नादानियों की वजह से। हम खाना खामोशी के साथ खाएं। आयुर्वेद के अनुसार एक लुकमे को, एक मॉर्सेल को कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, च्यू करना चाहिए। आप सोच के देखो कि आप अपने खाने के एक लुकमे को कितनी बार च्यू करते हो। जो काम दांतों का है वो काम हम अपने आंतों से क्यों ले रहे हैं, हम अपने पेट से क्यों ले रहे हैं। अगर खाना जितना ज्यादा मुंह के अंदर एसिमिलेट होगा उस एंजाइम से, जो कि फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे मुंह से निकलता है, अंदर जाएगा पानी की शक्ल में, तो कितना आसान होगा उसका डाइजेस्ट होना। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें खुद से करने चाहिए खाने के सिलसिले में। और अगर हमने इन 5 पॉइंट्स पे ध्यान दिया, और जैसे कि मैंने अभी आपको जानकारी दी है, उसके मुताबिक, उसके अनुसार तब्दीली ले आए, तो आप चंद रोज में ही अपने सेहत में एक जबरदस्त तब्दीली, खुशगवार तब्दीली देख सकते हैं। तो लास्ट में बस खाने के सिलसिले में एक बात दोहराना चाहूंगा, कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट इन लिमिटेड क्वांटिटीज एट प्रॉपर टाइम। दोस्तों, इस तरह से जो 5D फार्मूला है उसकी बात पूरी हो चुकी है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि इन 5D फार्मूला को अपनाने की वजह से आपने देखा कि हम मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली
अपने हेल्थ को अपग्रेड कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं और अंततः संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं और अंततः एट लास्ट उस स्थिति को प्राप्त भी कर सकते हैं। क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का के पॉइंट्स है उनमें सोशल हेल्थ क्या है? अगर हम अंदर से खुश हैं, इरिटेटेड नहीं है, हमें गुस्सा नहीं आता, हमें बदले की भावना मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे सारे निगेटिव इमोशंस को दूर कर देती है। सबसे खतरनाक निगेटिव इमोशंस 5 है। सबसे पहला है फियर, डर, दूसरा है एंगर, तीसरा है हैट्रेड, नफरत, चौथा है जेलसी और पांचवा है ईगो। ये सब को आपके बॉडी और माइंड से समय के साथ बाहर निकाल देता है और तब एक बहुत बढ़िया रिलेशनशिप हम अपने अपनों के साथ डेवलप कर सकते हैं, अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ और अजनबियों के साथ भी ऑफ कोर्स। और फिर वातावरण के प्रति आज हम सेल्फिश नेचर के, हम सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, अपनी सेफ्टी के विषय में सोचते हैं या फिर अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। जब हमारा माइंड क्लियर हो जाएगा, हम सेल्फिशनेस की दायरे से बाहर निकलेंगे, तो हमें निश्चित ही हमारे एटमॉस्फेयर की, हमारे वातावरण की फिक्र होगी और हम ऐसे हर काम को करने से खुद को रोकेंगे कि जिससे वातावरण को नुकसान पहुंचता है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है और हम दूसरे लोगों को भी आगाह करेंगे, हम दूसरे लोगों को भी बताएंगे इस विषय में, इस सिलसिले में। तो ये पांचों क्राइटेरिया जब पूरा हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम संपूर्ण स्वास्थ्य के स्वामी बन जाएंगे। अब थोड़ी देर मैं कोरोना के हवाले से बात करना चाहता हूं, कोरोना के संदर्भ से, कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को कोरोना काल में खुश, मुतमईन रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। हम सबको ये पता है कि कोरोना की मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। यह बात जरूर है कि हम घर से बाहर निकलें या ना निकलें, चाहे जितनी भी एहतियात बरत लें, किसी न किसी मीडियम से, किसी न किसी माध्यम से, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ये वबा हम सब तक पहुंचने वाली है। इस बात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 छींके मारेंगे और कोरोना को बाय बाय बोल देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 1-2 दिन फीवर में रहेंगे, कोल्ड कफ की हालत में रहेंगे, 2-4 टैबलेट पैरासीटामोल या क्लोरोक्विनीन की खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल जाएंगे और वहां से रिकवर होकर के वापस घर लौट आएंगे और कुछ लोग हमेशा के लिए हमें अलविदा कह देंगे। तो ऐसे लोगों की कैटेगरी क्या है जिसकी मैंने अभी चर्चा की? जिन लोगों के अंदर फियर नहीं होगा उस चीज को लेकर के, वो लड़ पाएंगे कोरोना से अच्छे से उनके मुकाबले जो डरे हुए, सहमे हुए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, फियर, डर एक ऐसा निगेटिव इमोशन है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत नीचे ले जाता है। इम्यून सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाने वाली चीज है वह। स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी इम्यून सिस्टम को बहुत गहरा आघात पहुंचाने वाली चीज है। तो जब आप मेरे 5 Ds फॉर्मूला पर अमल करेंगे तो आपके लाइफ में डर नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है, किसी भी चीज को लेकर के, कोरोना ही क्यों। दूसरा, कि आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपके अंदर
जो निगेटिव इमोशंस हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने वाले एलिमेंट्स हैं, जब वो नहीं होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम अपग्रेडेड होगा, हाईएस्ट लेवल पे होगा। तो ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम हाईएस्ट लेवल पे होगा, जिनका माइंड पॉजिटिव होगा, जो डरे सहमे नहीं होंगे, वो तो छींके मारेंगे और कोरोना को टाटा बाय बाय कह देंगे। जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कम होगा, उन्हें 2-4 दिन उससे लड़ना पड़ सकता है। जिनका मेंटल पावर थोड़ा कम होगा, उनको 2-4 दिन इससे जूझना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होगा और जिनके अंदर पहले से ही तरह तरह की बीमारियां भरी होंगी, जैसे शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, आस्थमा, ऐसे पेशेंट्स को बचा पाना मुश्किल होगा। और आप ध्यान से देखें तो जितनी मौतें कोरोना की वजह से इंडिया के संदर्भ में बात करें हुई हैं, उनमें से आप पाएंगे कोरोना पॉजिटिव वो थे जरूर, लेकिन पहले से उन्हें कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड थी, चाहे वो शुगर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अस्थमा की प्रॉब्लम हो। अगर उन्होंने पहले से ये बात ध्यान में रखी होती, सेहत को तरजीह दिया होता और उनके जिस्म में ये बीमारियां ना होती, तो वह भी कोरोना को हरा देते बड़ी आसानी के साथ। 3 पॉइंट्स का खास ध्यान रखेंगे। हमें डरना नहीं, लड़ना है, नो फियर एट ऑल। दूसरा, इससे बचाव के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी उपाय बताए हैं और आईसीएमआर ने जो भी उपाय बताए हैं, हमारे डॉक्टर्स ने जो उपाय बताए हैं, ऑफ कोर्स कॉम्पेटिबल डॉक्टर्स, और जो हमारा कॉमन सेंस हमें बताता है, उसके मुताबिक हम एहतियात बरतें। घर से बाहर निकल रहे हैं, इंश्योर करें कि मास्क 1 सेकंड के लिए भी नाक से मुंह से ना हटने पाए। हम 1 से 2 मीटर की दूरी का, लोग सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, गलत संदर्भ है वो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे 1 से 2 मीटर। और तीसरी बात, घर से बाहर निकलते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी उंगलियां किसी भी कीमत पर गर्दन से ऊपर ना आने पाए, हमारे चेहरे के किसी भी हिस्से को छूने ना पाए। दूसरा उपाय, दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है वह है इंक्रीज योर इम्यूनिटी एज मच एज पॉसिबल थ्रू योगिक आसनास, थ्रू ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, थ्रू मेडिटेशन एंड ऑफ कोर्स few medicinal plants और डाइट्स। इस संदर्भ में अगर मैं बताऊं कि गिलोय का जूस सुबह खाली पेट 1 चम्मच गिलोय जूस, 1 चम्मच पानी के साथ, या पानी थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, खाली पेट, और रात शाम में 1 बार। अश्वगंधा की 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम ले, इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। दोस्तों, मैं कोरोना का इलाज नहीं बता रहा हूं, ट्रीटमेंट नहीं बता रहा हूं, इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करने की बात बता रहा हूं कि जिससे आप उस वबा से अपने आप को महफूज रख सकें। इसके अलावा विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में हमें सेवन करना होता है इम्यून सिस्टम को अपग्रेडेड रखने के लिए। तो आंवले का जूस, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, हर रोज हमें लेना है। और इसके अलावा हम कुछ ऐसी चीजें अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि एक काढ़ा बना करके पी सकते हैं, जिसमें अदरक, काली मिर्च, लौंग और सिनेमन, दालचीनी, इन 4 चीजों की थोड़ी थोड़ी मात्रा आधे लीटर पानी में डालें और आधे लीटर पानी के अंदर उसको उबालें। जब पानी आधा रह जाए उसको छान लें और उसको चाय की तरह से, कॉफी की तरह से पिए। टेस्ट के लिए उसमें गुड़ मिला सकते हैं, सेंधा नमक मिला सकते हैं, या काला नमक मिला सकते हैं, या ऐसे ही सादा पी सकते हैं। या आपके पूरे लंग से लेकर के थ्रोट रीजन तक के एक एक एरिया को
हिफाजत से रखेगा, सुरक्षित रखेगा और आपके इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करेगा। लौंग दोस्तों, लौंग का ओराक वैल्यू दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। ओराक मीन्स ऑक्सीजन रेडिकल्स एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी। जो हमारी बॉडी के अंदर O2 बॉन्ड बनाते हैं वो अशुद्धियों की वजह से, टॉक्सिन की वजह से टूटते हैं, और ऑक्सीजन जब अलग होता है वो फ्री रेडिकल्स बन जाता है और वो एटम बम बन जाता है, और जिस्म के जिस किसी हिस्से पे जाता है वह उसे तहस नहस कर देता है। लौंग का सेवन करने से वह फ्री रेडिकल्स एब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए लौंग का, आप अपने चाय में भी लौंग, अगर रेड टी पी रहे हैं या कोई और टी, तो लौंग उसमें जरूर रखेंगे। एक और चीज है, स्टीम रेगुलर लेवल बेसिस पे स्टीम ले। रेगुलर बेसिस पे गर्म पानी को 2 या 3 बार दिन भर में जरूर पिएं। उसके अलावा रात के खाने के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि लहसुन की एक कली ले ले, उसके छिलके को हटा दे, उसको 2-4 पीसेस में कट कर दे, 2-4 पीसेस में उसको कट कर दे और 4 से 5 मिनट के लिए उसे हवा में छोड़ दे। 4 से 5 मिनट के बाद टैबलेट की तरह से उसे मुंह में डालें और सादे पानी के साथ उसको पी लें। ये लहसुन आपके पेट के अंदर के सारी गंदगी को बाहर निकालने का काम करेगा। पेट के अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकालने का काम करेगा। यह आपके ब्लड के थिनर के रूप में भी काम करेगा। यह हार्ट को भी आपके हेल्दी रखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आपके पेट को होगा। और मैं बताता चलूं यहाँ पे कि हमारे पेट के हेल्थ, एब्डोमिनल हेल्थ के मुताबिक, उसके अनुसार ही हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग या वीक होता है। तो आप समझ लें कि हमारे इम्यून सिस्टम का जो प्लेस है वो एब्डोमेन की हेल्थ है या एब्डोमेन है। तो हमें अपने एब्डोमेन को हेल्दी रखने के लिए इस अमल को भी करना है। इतनी छोटी छोटी बातें करके हम बड़े आराम से इस महामारी को हरा सकते हैं, इस महामारी पर अपनी विजय स्थापित कर सकते हैं। बस इंडिविजुअल एफर्ट की जरूरत है। इंडिविजुअली हर व्यक्ति अगर अपने अपने रोल को अच्छे ढंग से निभाए तो इस बात का खात्मा हम बड़े आराम से और बहुत खुशगवार तरीके से, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और अब हेल्थ से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी हैं। अब मैं लास्ट में एक और खास बात करना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने लेक्चर को और जो भी बातें मैंने की उसको विराम दूंगा, उसको स्टॉप करूंगा। बैलेंस, संतुलन पे मैं कुछ बात करना चाहता हूं। हमारी जिंदगी में संतुलन का होना बड़ा जरूरी है, बैलेंस का होना बड़ा जरूरी है। हर व्यक्ति, हर इंसान को इस दुनिया में बैलेंस के साथ जीने की कला सीखनी चाहिए। अभी हर इंसान के जहन में क्या है कि हम पैदा हुए, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, खूब अच्छे मार्क्स लाएंगे, खूब अच्छी नौकरी करेंगे, खूब अच्छी पद प्रतिष्ठा, अच्छी ढेर सारी दौलत हासिल करेंगे। उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है। मैं भी उस रूल को फॉलो करता हूं, लेकिन साथ में ऐसा करते हुए हम बाकी दूसरी चीजों को भूल जाते हैं, फरामोश कर देते हैं, ये बुरी बात है। अगर हम एक बैलेंस बना करके अपनी जिंदगी को गुजारें तो हम अपने लाइफ के हर शोबे में अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, न सिर्फ मैटीरियलिस्टिक दृष्टिकोण से। वह कैसे संभव है? लेकिन अलग अलग शोबे क्या है, जैसे कि हम सबको एक दिन मरना है, किसी न किसी दिन वो घड़ी आएगी। तो लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद वाली जिंदगी। जो लोग एथीस्ट हैं मैं उनकी बात नहीं करता, जो लोग इन बातों पे विश्वास करते, यकीन करते हैं, उनकी बात करता हूं। उसकी तैयारी साथ में होनी चाहिए, अभी से होनी चाहिए। दूसरा, सेहत, तंदुरुस्ती, जो हमारी लिस्ट में कहीं है ही नहीं। तीसरा, मेंटल पीस, सुकून। तो
तो इस तरह के बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिन पे हमारी नजर नहीं जाती। हम एक चीज के पीछे लकीर के फकीर बन करके घूमते रह जाते हैं, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम अपने ब्रेन का करते हैं। तो इसलिए भारत में या दुनिया में ब्रेन्स की कमी नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर वह ब्रेन बहुत जल्द हमारा साथ छोड़ के चला जाता है। अभी रिसेंटली इरफान खान एट द एज ऑफ 53 ही पास्ड अवे, और साजिद वाजिद भाइयों में से एक कोई भाई एट द एज ऑफ 44 वो हमें छोड़ करके चले गए। उन्होंने अपने आर्ट, अपनी कला को डेवलप करने में अपने आप को इतना डुबो दिया कि बाकी सारी चीजों को फरामोश कर दिया। 1 घंटे दोस्तों, हम सब की जिंदगी में 24 घंटे हैं, हम सब की जिंदगी में 24 घंटे हैं। मैंने उसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है 8 + 8 + 8। बैलेंस, देखो बैलेंस कैसे हम अपनी जिंदगी में बैलेंस स्थापित कर सकते हैं, संतुलन स्थापित कर सकते हैं। पहला 8 घंटा सोने के लिए, 6 से 8 घंटे, आप उसमें से 1 घंटा 2 घंटा बचा भी सकते हैं, बट फर्स्ट 8 आवर्स फॉर डीप स्लीप। दूसरा 8 घंटा काम के लिए। सोने वाले में से अगर 1 घंटा बचता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, 2 घंटा बचता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई इंसान फोकस्ड होकर के कंटिन्यूअस एफर्ट करे 8 घंटे रोज, तो वह अपने फील्ड में कामयाबी की बुलंदी तक पहुंच सकता है। 8 घंटा इज मोर देन इनफ उस सफलता को पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए। और तीसरा जो 8 घंटा है, तीसरा 8 घंटा वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा टिपिकल भी है। उसमें से हमने 1 घंटा, उसमें से 1 घंटा हमें अपने एक्सरसाइज के लिए निकालना है। जो अभी 5 बात करी हमने 5 पॉइंट्स पे, उसके ऊपर में ध्यान देते हुए उस 1 घंटे में सपोज 30 मिनट्स फॉर योगिक पोस्चर्स, फिजिकल एक्सरसाइजेस, 20 मिनट्स फॉर ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एंड 10 मिनट्स फॉर मेडिटेशन। अगर आप चाहे तो आप 1.5 घंटे भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आप अपने रिलीजियस ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं। जिसका जो धर्म है, जो जिस आस्था फेथ को बिलोंग करते हैं उसके मुताबिक। तो सपोज कि 2 घंटे हमने अपने रिलीजियस ड्यूटीज को, परफॉर्मेंसेस को पूरा करने के लिए लगाया, 1 घंटे हमने एक्सरसाइज को दे दिया, 3 घंटे यूज हो गए 8 घंटे में से, 5 घंटे अभी हमारे पास बचे हैं। 2 घंटे नहाने धोने, खाने और पीने के लिए निकाल दें। 5 घंटे हो गए, 3 घंटे अभी हमारे पास और भी बचे हुए हैं। उसमें से अब हमारे हर किसी के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, हर किसी के अंदर एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हैबिट अंदर में कुछ छुपा है। कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है जिसको पढ़ने का बड़ा शौक है, किसी को पेंटिंग का बड़ा शौक था, किसी को गार्डनिंग करना बड़ा पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, किसी को रीडिंग करना बहुत पसंद है, किसी को लिखना बहुत पसंद है, किसी को डांस करना बहुत पसंद है। 1 घंटे दोस्तों हमने इन 3 घंटे में से उस चीज के लिए बाहर निकालना है, क्योंकि वह चीज हमारी जिंदगी की सारी उदासियों को धोने का काम करती है, हमारे सारे स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को रिलीज करने का काम करती है। और अभी भी 2 घंटे बचे हुए हैं, उसमें आप अपने ऑफिस या जहां भी काम करते हैं वहां से आने जाने के लिए भी वक्त चाहिए होगा, तो उसमें लगा सकते हैं। और फिर भी यहाँ से कुछ समय बच जाता है तो अपने दोस्तों और खीशो अकारिब से मिलने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बुजुर्ग वालिदैन के पास, माता पिता के पास बैठ करके उनकी दिलजुई कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके फैमिली में ऐसे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है उनके पास अपना वक्त, कीमती वक्त उन्हें दे सकते हैं।
तो इस तरह से अगर 8+8+8 फार्मूला को अमल में लाया जाए तो हम आखिरत की जिंदगी में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और इस जिंदगी के भी जितने डायमेंशंस हैं, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के मालिक बनते हुए, अच्छी जहनियत के मालिक बनते हुए। और दोस्तों, बड़ा ये खुशनुमा बात लगती है सुनने में कि अगर हमने माइंड को इतना डेवलप किया है, अगर हमने अपने बॉडी पे भी मेहनत की है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जिस्म बहुत दिनों तक हमारा साथ देने वाला है। और ये जो बात अक्सर मैं सुनता हूं, अल्लाह की मर्जी थी मर गया, बिल्कुल अल्लाह की मर्जी होती है तब भी सब काम, एक पत्ता भी अल्लाह की मर्जी से हिलता है, ऐसा मेरा यकीन है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अल्लाह ने खुद कहा है कि यार मैं तुम लोगों को दुख नहीं देना चाहता, तुमने खुद अपनी नादानियों की वजह से दुखों को, बीमारियों को अपने जिस्म के अंदर समेट लिया है। ये कायनात का जर्रा जर्रा, हवा के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं कि वो हमें सेहतमंद करने वाली है, वो हमें बीमार करने के लिए नहीं है। तो हमें नेचर के पास जाना है, नेचर के करीब जाना है, और इस तरह से 8+8+8 फार्मूले को अमल में ला करके अपनी जिंदगी को बैलेंस भी कर लेना है, जिससे कि हम ज्यादा दिनों तक अपने देश की, समाज की और दुनिया की खिदमत कर सके। अपने इस इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ हमने किया है उसके ऊपर में मेहनत करके, उसके कारण से, उसकी वजह से। दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई हैं हेल्थ से रिलेटेड, और मुझे ऐसा यकीन है कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से इन सारी बातों को सुना होगा, कुछ नोट्स भी बनाए होंगे, और आने वाले दिनों में इन तमाम पॉइंट्स की रोशनी में आप अपनी जिंदगी को नए सिरे से ढालेंगे, योग को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग बनाएंगे, और साथ में आहार और व्यवहार पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। और अंततः मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे ये ऐसी उम्मीद है, यकीन है कि एक दिन आप जरूर मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल और एनवायरमेंटल हेल्थ के मालिक बन जाएंगे। आखिर में, अंत में, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डिम्स, दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का, और उनके सरबराहान का, जो उनको हेड करते हैं उनका, उनके सारे स्टाफ का, जिन्होंने इस इवेंट को करने के लिए अपने जी जान से मेहनत की और सारा जोर लगाया। तो डिम्स के सारे ही स्टाफ का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, खुसूसन सरबराहान का शुक्रिया अदा करता हूं जो उनको हेड करते हैं, उन सब का, डॉक्टर इंतखाबुल हक का, कि उन्होंने इस बहुत ही खास दिन पे, इंटरनेशनल योगा डे या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे, मुझे इस प्रोग्राम को करने के लिए इनवाइट किया। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और ये दुआ करता हूं कि बड़ा नेक काम वो लोग कर रहे हैं, तो उनकी संस्था को भी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले, और उनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं और उन लोगों के माध्यम से मेरी बात जितने लोगों तक पहुंची है, उन सब की जिंदगी को ईश्वर अल्लाह सुकून से, सेहत से, तंदुरुस्ती से, अमन से लबालब भर दे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली बार। थैंक यू। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर काशिफ रजा खान, DPMI की तरफ से मैं OD कंसल्टेंट हूँ। एक्चुअली दिस सेशन वाज रियली ग्रेट, और आमतौर पे दूसरे सेशंस योगा के जो हमने सोचा था उन सेशन से कंपैरिजन में दिस सेशन वाज वेरी यूनिक, वेरी यूनिक। This included immunity, this included balance in life, this included happiness, this included success, this included health. MashaAllah, this was a very unique combination of a session, and we all are grateful to you, Dr. Jamal. MashaAllah. Thank you so much. On behalf of DPMI,
DIMS family, I express our thanks. MashaAllah, great session. Great session. थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और हम लोग आइंदा भी उम्मीद करेंगे कि आपका साथ हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।